एक ऐसा देश जो धर्म के नाम पर अपने देश को अलग किया और उस बंटवारे के बाद स्वयं दो हिस्सों में बटा हुआ था और अपने ही देश के दूसरे हिस्से अपने ही भाई और बहनों को मारा और उनका रेप किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और आज तक करते जा रहा है। उसका धर्म वास्तव में देखा जाए तो आतंक को फैलाना है, अशांति को फैलाना है। तो आइए वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की बात हो रही है, बलूच भाइयों के साथ अत्याचार कर रहा है, उसी संदर्भ में हम एक पुरानी घटना देखते हैं जब 1971 में पाकिस्तान का एक दूसरा हिस्सा जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वर्तमान में बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ और उस समय क्या परिस्थितियां हुई, उसका क्या संघर्ष रहा, क्या इतिहास रहा, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस भारत और पाकिस्तान के नए सीरीज में और हम इसी क्रम में ये चौथा सेशन लेकर आए हैं। हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के पीछे के कारणों और प्रमुख घटनाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के योगदान का पता लगाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। 1947 में विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन यह विभाजन सांस्कृतिक और भाषाई रूप से असमानताओं को जन्म दे गया। पश्चिमी पाकिस्तान ने बंगाली भाषा और संस्कृति को दबाने की पूरी कोशिश की, वहीं पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से वंचित रखा गया। बंगाल के लोगों को हीन महसूस कराया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। यह अन्याय धीरे धीरे विद्रोह की आग को भड़का रहा था। इसके पश्चात 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते थे और उन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश की मांग की थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पाकिस्तान में आक्रोश का कारण बन गई और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का नया संकेत दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। यह एक क्रूर अभियान के तौर पे देखा जाता है, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। 30 लाख से अधिक लोगों को मार डाला, जिनमें निर्दोष नागरिक, छात्र और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इसमें 3 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और यह अत्याचार मानवता के खिलाफ एक अपराध था। इस अत्याचार ने भारत पर शरणार्थियों का दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि जहाँ पे भी अत्याचार होता है तो उसे सटे हुए देश, मतलब बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, तो सटा हुआ देश भारत है, वहाँ पे भागकर आने लगे। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत में शरणार्थी के तौर पे भागकर आए। पूर्वी पाकिस्तान के अत्याचार की खबर जो थी सुनकर भारत में आक्रोश फैल गया और इंदिरा गांधी ने 10 लाख से अधिक शरणार्थियों को भारत में स्वीकार किया और उन्हें आश्रय और सहायता प्रदान की। उन्होंने मुक्ति वाहिनी को समर्थन किया। मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश की एक संघर्षशील सेना थी, जो कि ये पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही थी। इंदिरा गांधी ने जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से युद्ध की तैयारी करने को कहा। उन्होंने रूस के साथ एक समझौता भी किया, जिसमें रूस ने भारत को सैन्य सहायता देने का वादा किया। इंदिरा गांधी का दृढ़ नेतृत्व इस संकट में भारत के लिए महत्वपूर्ण था। जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। इन्होंने युद्ध की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सैनिकों को प्रेरित किया और युद्ध के लिए आवश्यक रणनीति तैयार किया। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को आश्वासन दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें उचित समय का इंतजार करना होगा। उन्होंने पूरी पाकिस्तान का आक्रमण करने के लिए एक अनुकूल मौसम और परिस्थितियों का इंतजार किया, क्योंकि उस समय अप्रैल का महीना था। मार्च और अप्रैल में युद्ध लड़ना उचित नहीं होता है, क्योंकि बारिश का मौसम आ जाता है इसके बाद, तो भारतीय सेना को बांग्लादेश में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से नवंबर तक का समय मांगा और तब तक अपने देश की सेना को बांग्लादेश में युद्ध लड़ने के लिए ट्रेनिंग देते रहे। लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय सेना के साहस का प्रतीक आज भी माना जाता है। इस पर एक फिल्म जिसे बॉर्डर कहते हैं बन चुकी है। तो ये जो कहानी है, यहाँ पे एक तरफ बांग्लादेश में हमारी भारतीय सेना लड़ रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये पता चला कि इस चौकी पर केवल 120 सैनिक ही मौजूद हैं, तो अपने टैंकों और लड़ाकों के साथ चौकी की तरफ रात्रि के समय बढ़ने लगी। यहाँ के जो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से भारतीय सेना से संपर्क किया, लेकिन भारतीय सेना ने बोला कि इस समय आप रात का समय है, आप वापस लौट आइए, क्योंकि रात में हमारे एयरफोर्स हमला नहीं कर सकते थे उस समय। तो
इन्होंने अपनी बुद्धिमानी लगाई, उनके पास कुछ माइंस थी पड़ी हुई, उन माइंस को रास्ते में बिछा दिया, जिससे आते हुए टैंक उधर से उसके चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद नकली टिफ़िन, जो उनके पास टिफ़िन खाने वाला था, वहाँ पे ज़मीन के अंदर लगा दिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुँह जरल बिलार मंठा भी फूक फूक के पिए ले। तो वही कहानी हुई कि उनके 2-3 टैंक उड़ गए, जिसके बाद वो ज़मीन पर सतर्कता से वो जो टिफ़िन नकली लगाया गया था उसे खोद कर निकालने लगे। और इसमें उन लोगों का काफ़ी समय बीत गया, लगभग 6 घंटे, और सुबह होने वाला था। ये टैंक तो नष्ट हुए ही, भारतीय थे वो अलग अलग छिप करके दूर दूर से फायरिंग करने लगे, जिससे उनको ये भ्रम जो दूर हो गया कि 120 ही यहाँ पर लड़ाकू हैं। अब इसी समय भारत को मौका मिल गया, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था, तो भारत ने भी कराची पर और पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। मात्र 120 सैनिकों के बहादुरी से हम लोगों ने रात भर पाकिस्तानी सेना को रोके रखा, और जैसे ही सुबह के प्रकाश के साथ हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया और उनके सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया। इतनी बुरी तरह उनको जो क्षतिग्रस्त टैंक थे, आज भी उनको हम लोगों ने म्यूजियम में रखा है दिखाने के लिए। अब इसके बाद कराची पर हमला, भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया, जो पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे कि कई दिनों तक उस पर आग लगती रही और जलता रहा, और इससे नौसेना को भारी नुकसान भी हुआ। पाकिस्तानी नौसेना को यह हमला पाकिस्तान की आपूर्ति लाइनों को बाधित करने और उसकी युद्ध क्षमता को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। PNS गाजी को डुबोना एक रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना की ऐसी रणनीति थी। पाकिस्तान ने INS विक्रांत, जो हमारे पास एकमात्र विमान वाहक पोत था जो उस समय समुद्र में हमारे रक्षा करता था, उसको डुबोने के लिए ये PNS गाजी, जो पनडुब्बी अमेरिका से उसको प्राप्त हुआ था, उसको भेजा गया। लेकिन उसे खुद ही आत्महत्या करने की तरफ एक झूठी खबर द्वारा, जो हमारा INS विक्रांत है वो विशाखापत्तनम पर रुका हुआ है, जो कि भारत का बंदरगाह है, तो इस झूठी खबर को पाकिस्तान के खबरियों द्वारा पता लगाया गया है, और उसी समय INS गाजी उसको मारने के लिए विशाखापत्तनम की ओर मुड़ गया, जबकि वहाँ पर दूसरा हमारा बिगड़ा हुआ पोत, जिसको INS राजपूत कहते हैं, वहीं पे तैनात था। वो इंतजार कर रहा था कि इसको कैसे मारा जाए, और जैसे ही गाजी दिखाई दिया और इसने वहाँ पे हमला बोल दिया। हमला बोलते ही गाजी पूरी तरह तबाह हो गया, और हम लोगों ने अपनी एक रणनीतिक जीत हासिल कर ली। इस प्रकार से भारतीय नौसेना ने PNS गाजी को ढूंढ निकाला और उसे डुबो भी दिया। भारत की एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का मनोबल टूट गया था, उसकी नौसेना की क्षमता कम हो गई थी, और उसी समय अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश की। लेकिन हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी ने उस समय पहले ही रूस के साथ समझौता कर लिया था, और इसलिए रूस ने भारत का समर्थन किया और अपनी 40वां बेड़ा को भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भेज दिया, और वहीं पे अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर युद्ध लड़ने के लिए आया। उसके साथ परमाणु हथियार भी थे। इधर रूस भी तैयार था परमाणु हथियारों के साथ। रूस की सेना को देखकर अंत में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रूस ने वीटो कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और भारत को युद्ध जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। 16 दिसंबर 1971, जहां पाकिस्तान ने भारत पर 3 दिसंबर को हमला किया था, मात्र 13 दिन ही बीते थे, उसी समय ढाका पर कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी और बांग्लादेश के लोगों के लिए एक स्वतंत्रता का प्रतीक था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया और एक नया राष्ट्र बना। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारत की शक्ति, प्रतिष्ठा, बुद्धिमानी और रणनीतिक रूप से इसका मान बढ़ाया। इस युद्ध में भारत और बांग्लादेश के बीच एक मजबूत रिश्ता भी स्थापित हो गया। 1971 का युद्ध भारत और बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जाता है। उन वीर सिपाहियों, नेताओं और रणनीतिकारों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं के नेतृत्व में इस जीत को संभव बनाया। भारत के वीर सिपाहियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं जो उस समय अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने देश की रक्षा किए। इस प्रकार से पूरे देश में
एक देशभक्ति का संदेश भी पहुंचता है। तो यह पूरी घटना थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अंत में आपसे यह अनुरोध है कि अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इसके अगले क्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।